दोस्तों, जब इंटरनेट बूम आया तो आईटी स्टॉक्स को लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हुई आईटी कंपनियां। जब क्लाउड कंप्यूटिंग बूम आया, उनकी रिक्वायरमेंट आई, तब भी आईटी स्टॉक्स को लेकर सब डर रहे थे। लेकिन बेनिफिशियरी साबित हुई आईटी कंपनियां। अब जब एआई आ रहा है तो नेचुरली इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर भी आईटी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। ऑनेस्टली पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या आईटी स्टॉक्स अपने आप को अडेप्ट कर सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह का बाई या सेल कॉल नहीं है। तो जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आजकल, तो हम सबको लगता है कि चैट जीपीटी एआई है, हम सबको लगता है कि एंथ्रोपिक क्लॉड ही एआई है। लेकिन रियल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ढेर सारे डाटा का एनालिटिक्स, ढेर सारा ऑटोमेशन, ढेर सारी सर्विसेज, ढेर सारा कोडिंग असिस्टेंस एंड इसके साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइज प्रोडक्टिबिलिटी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे नॉइज को इधर साइड में रखकर, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको यही समझ में आएगा कि जो करंट आईटी कंपनियां हैं वो इन्हीं तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एंड इसी वजह से एआई को आईटी सेक्टर एक नए ट्रिगर के, एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। तो यहाँ पर कुछ आईटी कंपनियों के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज की तरफ अग्रसर हो रही हैं या नहीं। तो इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो पहले जो कंपनी है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अब ध्यान दीजिए, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रिसेंटली इनके जो भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हैं उनमें इन्होंने क्या बता रखा है, जो Q4 के FY 2026 के यहाँ पे हैं, इनमें इनको करीब करीब $349 मिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से रिलेटेड। आप ध्यान देंगे तो ये मोस्टली जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन एंड अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के होते हैं। अब यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं इंक्लूड होगा? इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो ये लेगेसी जो इनके आर्किटेक्चर्स हैं, इनसे शिफ्ट होते हुए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एआई इनेबल्ड प्रोडक्टिविटी भी ध्यान दिया जा रहा है एंड साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए तो जो भी इनके सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो जो भी इनके सर्विसेज हैं राइट, वो इन एंड अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम एनालिसिस करते हैं राइट, तो हमने आपको हमेशा बता रखा है कि हमारे पास बिजनेस की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी का बिजनेस क्या है, आने वाले 10-15 सालों में क्या स्कोप है उसमें ग्रोथ का। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो S4R पर हम इसको कवर कर रहे हैं डिटेल में। तो इन केस अभी तक आप S4R पर नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर आइए और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो चेक जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम केपीआईटी टेक के फंडामेंटल्स की बात करें, देखिए फंडामेंटल्स में हम जनरली क्या देखते हैं, ROE यहाँ पे 21% के आसपास है, ROC 26% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1.13% है, डेट टू इक्विटी 0.24 के आसपास है एंड पेट्रोस की स्कोर हालांकि यहाँ पे 4 का है। पेट्रोस की स्कोर वगैरह क्या होता है ये सब भी हम S4R पर आपको बताते रहते हैं, तो जरूर से जरूर वहाँ पर आना ना भूलिएगा। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की यहाँ पे 40% के आसपास रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के आसपास है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे फंडामेंटल्स के हिसाब से क्या लग रहा है कि जो अभी तक ये करते आए वो स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे चैलेंज क्या होगा कंपनियों के लिए? चैलेंज ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो हो रहा है उसमें कैसे अडाप्ट करते हैं ये अपने आप को, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें ये दिखने लगा है कंपनियों में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखिए तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इनकी कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिली है। तो 2021 में मात्र 2036 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 147 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे और 6400 करोड़ के आसपास सेल्स दिख रही है 2026 में और वहीं पे 637 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें बिरला सॉफ्ट की, तो बिरला सॉफ्ट के कंपनी की वेबसाइट पे या उनके ओवरऑल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में वो चाहे क्लाउड की बात हो, चाहे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो उस पर क्या कह रहे हैं, क्या उनके प्लान्स हैं, ये सब देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी इनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने क्या किया है, BFSI वर्टिकल के लिए AWS क्लाउड डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम एंड सपोर्ट सर्विसेज इन्होंने एक सर्टेन प्रोजेक्ट लिया है पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी ईयर एंगेजमेंट टू मेंटेन एंड सपोर्ट द कोर ERP एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स कंपनियों के साथ ये अभी से कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए तो इनके जो CEO हैं राइट, वो क्या कह रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड एंगेजमेंट्स पर और वो फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑर्डर्स पर। तो कंपनियों के पास अब जब ऑर्डर आने शुरू होंगे राइट, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी तो हर कंपनी के पास जाएगी नहीं कि भाई आप हमारा चैट जीपीटी लीजिए और जो करना है कर लीजिए। चैट जीपीटी अपने APIs प्रोवाइड कर रही है। अब उन APIs को कंपनियां लेंगी, सर्विस बेस्ड कंपनियां, और वो अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगी जो इस्तेमाल होंगे बाकी कंपनियों के द्वारा। तो यहाँ पे एक तरह से मिडिलवेयर का काम करेंगी IT कंपनियां, जो कि पहले से करती आ रही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जेनरेटिव बेस्ड AI के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड इनका ऑलरेडी कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म है जो कि जेनरेटिव बेस्ड AI एप्लीकेशंस को सेटअप, डिप्लॉय एंड एक्सेलरेट करने के लिए मदद करता है कंपनियों को, ठीक है। यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का अगर फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2% का है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 5 का, और सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों के यहाँ पे 11% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 17 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें राइट, तो आप देखिए हमने देखा करीब 11% के आसपास सेल्स ग्रोथ दिख रही है राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे क्या दिख रही है, आपको वो भी कैलकुलेट करके देखना होगा कि सेल्स बढ़ रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है कंपनियों की या नहीं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें HCL टेक के बारे में, तो HCL टेक क्या कर रही है, आप जाइए उनकी वेबसाइट पे जाइए, इन्फॉर्मेशन देखिए। आपका काम है एज एन इन्वेस्टर, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 जगह पूछना नहीं काम होता है कि भैया इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दूं या उस स्टॉक को बेच दूं। ये जब तक आप करते रहेंगे तब तक आप स्टॉक को बेचने और खरीदने का ही काम करते रहेंगे। लेकिन जब आप ये करने लगेंगे कि HCL टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए क्या काम कर रही है, उसके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं AI के, जब आप ऐसी एनालिसिस करने लगेंगे तब आप अपने पास जो भी रखेंगे स्टॉक्स को, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लीजिए या उसको लीजिए, जो भी स्टॉक को रखेंगे आपको पूरी तरह पता होगा कि वो कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे जो HCL टेक की AI फैक्ट्री है राइट, ये एंटरप्राइजेस को क्या हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू बिल्ड एंड रन द AI एट अ स्केल बाय टर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स एंड ऑपरेशंस इनटू प्रोडक्शन ग्रेड AI फाउंडेशन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है राइट, उसको इस्तेमाल करने के लिए कंपनियों को अगर किसी चीज़ को डिप्लॉय करना है, किसी चीज़ को रन करना है, तो यहाँ पर इस तरह की कंपनियां इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। HCL टेक का यहाँ पे फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% का, डिविडेंड यील्ड देखिए 4.67% के आसपास है। जब भी हमने अपनी डिविडेंड वाली वीडियोस की बात करी तो वहाँ पे HCL टेक की बात जरूर से जरूर करिए। मोस्टली अब जब आप डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको वेदांता हो गया या कोल इंडिया हो गया, ऐसी कंपनियों की बातें दिखाई देती हैं। बट होता क्या है कि ऐसी कंपनियां जनरली डिविडेंड देने में ही रह जाती हैं, बट 4.67% के आसपास डिविडेंड यील्ड लेकर 12% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी जनरली हमारे पास नहीं आ पाती है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.07 है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 18 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो जून 2015 में करीब 36,000 करोड़ का सेल्स था, वहीं पे 7,300 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था नेट। और अगर हम लेटेस्ट डाटा पे ध्यान दें तो ऑलरेडी 1,30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स हो चुकी है और करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस सस्टेनिंग कंपनी है या नहीं, चाहे वो इंटरनेट की रिवोल्यूशन की बात हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो, सस्टेन कर पाई है या नहीं, सबसे बड़ा तो सवाल हमें ये पूछना होगा। इसके बाद हमें देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, इनकी जो कॉन कॉल्स हैं रिसेंट, उनमें क्या प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, और साथ ही साथ AI रेवेन्यूज़ ये जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए सर्टेन प्रोजेक्ट से करीब करीब 5.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है AI का, एंड सीधे सीधे तौर पर ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ, स्पेंडिंग को बढ़ाने की तरफ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने डिटेल में अभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, बट जरूर से कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने की तरफ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो ऑलरेडी इनकी जो सर्विसेज हैं, राइट, अप्लाइड एआई हो गया, या इन्फोसिस जनरेटिव एआई हो गया, या इन्फोसिस टोपाज हो गया, ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पर भी ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। तो चाहे ये जो टेक्नोलॉजीज है, राइट, ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इन पे काम कर रही हो कंपनियां, चाहे पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हो, हमारा मकसद ये होता है देखने का कि हम ये समझ पाएँ कि रोड मैप क्या है अगले 5, 10, 15 सालों का, इनके ओवरऑल प्रेजेंटेशंस को देखकर। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए तो करंटली ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिटेल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एंड साथ ही साथ लाइफ साइंसेस के लिए। यहाँ पे तो मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है करीब 28% के आसपास। तो ऐसे में कैसे एआई वहाँ पे फिट होगी, ये सब चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी कि ये जो रेवेन्यूज यहाँ पे 28% के आसपास आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज से, ये क्या कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। ठीक, इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए तो इन्फोसिस क्या कर रहे हैं, क्लाउड बिजनेस को स्केल करने की बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन सीडिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे। तो ऑल इन ऑल हमें क्या समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें यहाँ पे नेशन स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, डेवलपिंग है, ग्रोथ है, और जो सस्टेन करेगा, जो एक्सेल करेगा, वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे फंडामेंटल्स देखें इन्फोसिस का, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है, 40% का आरओसी है, 4% का डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.1 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ 12% की रही है पिछले 7 सालों में, एंड इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 16 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो 53,000 करोड़ के आसपास मार्च 2015 में सेल्स थी, 12,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था, एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 1,78,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है, एंड 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है इन्फोसिस का। यहाँ पे बात कर लेते हैं सैकसॉफ्ट की। अब सैकसॉफ्ट एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है, राइट। अब ये एआई इनिशिएटिव्स के लिए क्या कर रही है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये स्टडी करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पे फंडामेंटल्स आप देखिए सैकसॉफ्ट का, तो 19% के आसपास आरओई है, 24% यहाँ पे आरओसी है, डिविडेंड यील्ड 0.57 है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.07 है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का, एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 18% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 14 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सैकसॉफ्ट का, तो आप देखिए 2014 में मात्र 224 करोड़ का सेल्स था, एंड मात्र 15 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। अब लेटेस्ट डाटा पे अगर हम जाएं तो लेटेस्ट डाटा पे आप देखिए 998 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल सेल्स हो चुका है, एंड 127 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों की, राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखना होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस में क्या ग्रोथ का स्कोप है, क्या सस्टेन करेगी यह बिजनेस या नहीं, क्या कोडैक तो नहीं बन जाएगी कहीं, और साथ ही साथ हमें फंडामेंटल्स देखने होते हैं, और ये देखना होता है कि कंपनियों की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल कि किस तरह की कंपनियां रुकेंगी, किस तरह की कंपनियां ग्रो करेंगी, एंड किस तरह की कंपनियां ऑब्सोलीट हो जाएंगी। क्योंकि एआई ना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है बल्कि एक डिसरप्शन भी है, मास डिसरप्शन। ऐसे में क्या होता है, ट्रेडिशनल लो एंड आईटी सर्विसेज की डिमांड बहुत कम हो जाती है। अब जब इनकी डिमांड कम होती है तो जो वो ट्रेडिशनली काम करती रही हैं आईटी कंपनियां, वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तो ऐसे हमने कोडैक का एग्जांपल देखा, राइट। तो कुछ कंपनियों को एआई जो है पावरफुल भी बना सकता है, लेकिन वहीं पे कुछ कंपनियां ऑब्सोलीट भी हो सकती हैं। इसलिए ब्लाइंडली एआई को देखकर, एआई वर्ड यानी कि कंपनी के नाम में, जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने नाम में एआई लगा लिया, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। तो जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या ये कंपनियां एआई को अडॉप्ट कर पाएंगी, एंड कहीं ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है एआई के विनर्स कौन होंगे? जो हमारे करंट आईटी के जायंट्स हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, या कोई नई कंपनी जैसे कि सैकसॉफ्ट? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी
वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।